सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया है और तारीखी दौरा इसको कहा जा रहा है। 23 साल के बाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रूस के सदर की दावत पर रूस गए और बड़ा शानदार दौरा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। जो हालात कशीदा हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान, उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं और तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जो है वो पूरा जोर लगा रही है और यही कहा जा रहा है कि भी हम नंबर्स पूरे कर लेंगे और इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। लगारी साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो अपोजिशन तेज़ उसने अपनी ये कोशिशें कर दी हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की और अख्तर मैंगल साहब की मुलाकात हुई है, फिर जरदारी साहब की मुलाकातें, मौलाना साहब की शहबाज शरीफ से, चौधरी बरादरान से, फिर असद कैसर साहब का रब्ता मोनिसलाइज से। ये जो सब कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि अपोजिशन कामयाब हो पाएगी? पहली बात तो यह है कि हालात बहुत ख़राब हैं। आलमी सतह पर भी, मकामी सतह पर भी, रीजनल हालात भी ठीक नहीं हैं और ख़ुद अपने मुल्क के हालात भी ठीक नहीं हैं। हम जब कहते हैं कि मुल्क में महंगाई है तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया में महंगाई है। हम कहते हैं कि जनाब कीमतों की अशिया की कीमतें बढ़ी हुई हैं तो कहते हैं सारी दुनिया में बढ़ी हुई हैं। सारी दुनिया में ये सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने लोगों का जीना दो भर कर रखा है। अपोजिशन अगर ये कोशिश करती है और रियासत की इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार रहती है और ये तब्दीली आ जाती है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि क्या अपोजिशन भी डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जो मायूसी हुई है इमरान खान से, क्या वही मायूसी जो है वो अपोजिशन में भी नहीं आएगी या वो मायूस नहीं करेगी। इस वक्त पहली बात यह है कि क्या आवाम को कोई रिलीफ देने को तैयार है। आपको IMF अलाउ नहीं कर रहा है, आप मोहताज हो गए IMF की। आपकी वजारत ख़जाना और आपका स्टेट बैंक जो है वो मातहत हो गया है IMF के। क्या IMF आपको रिलीफ देने को तैयार है? 1 अरब का एक किस्त के लिए आप मुल्क पर एक अजाब मुसलत कर देते हैं, डिक्टेशन ले आते हैं, लोगों की खाल उतारना शुरू कर देते हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। तो अपोजिशन को सोचना है कि उसने क्या करना है। क्या अगर उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो पाकिस्तान में क्या डिलीवर करेंगे, आवाम को क्या सहूलतें देंगे, या यही सूरत हाल रहेगी। अगर यही सूरत हाल होगी तो लोग कोसने देंगे, कोसने इमरान खान को भी देंगे, फिर आपको भी देंगे। ये सारा सूरत हाल हमारे सामने होगी। सही। अच्छा, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। चौधरी बरादरान से मुलाकातें इनकी भी हो रही हैं और हुकूमती लेवल पर भी हो रही हैं। उनको वो ये कहते हैं कि भी आप फिक्र ना करें, हमने अगर आपसे एक रिश्ता बनाया तो वो निभाने के लिए हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे और उसका ऑनर भी करेंगे। दूसरी जाने मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि सियासी लोग हैं, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं। चल क्या रहा है? मुलाकातें करते हैं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वजाहतें देते हैं चौधरी मोनिस इलाही साहब। पहले भी वजाहत उन्होंने दी थी, अब की भी उन्होंने दी है जी। तो सतह के हिसाब से हो रहा है। अच्छा। एक मामला जो है वो डील कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, दूसरा मामला डील कर रहे हैं चौधरी मोनिस इलाही। अब इनकी बात आगे जाकर किसकी पक्की होती है, क्या वो हुकूमत के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। हुकूमत गिराने के लिए इस वक्त कुछ ज़्यादा सीटों की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सीटों की ज़रूरत है। और इस नाजुक मौके पर जहांगीर तरीन भी मुल्क छोड़कर चले गए। तो इस नई सूरत हाल के अंदर अपोजिशन का क्या होता है, तहरीक अदम एतमाद कैसे जाती है। वो पहले पंजाब असम्बली में जाते हैं या कौमी असम्बली में जाते हैं, उसका नतीजा क्या बरामद होता है, अभी बहुत कुछ ज़ाहिर होना और वाज़ेह होना बाकी है। सही। लेकिन आवाम की बेताबी अपनी जगह पर है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जहांगीर तरीन अगर गए हैं, मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके मैदे का अल्सर बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से वो किसी कैंसर निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रहे 1 हफ़्ता, लेकिन फिर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको जाना पड़ा बरतानिया चेकअप के लिए। तो वो भी जाने से पहले कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे के गए तहरीक अदम एतमाद पर। तो आपको क्या लग रहा है? मतलब स्क्रिप्ट में यही लिखा था कि वो वाज़ेह जवाब ना दें, तो उसके वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अल्सर का इलाज हम जैसे गरीब लोगों को होता है तो यहीं करा लेते हैं। ज़ाहिर है वो उनकी इस्तिताअत, उनके पास जहाज़ भी है। वो जिस तरह से हम गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर, रिक्शे में बैठकर चले जाते हैं डॉक्टर के पास, इस तरह से वो एयर एम्बुलेंस में बैठते हैं और जाते हैं बरतानिया, वो अपना इलाज वहाँ पर कराते हैं। तो ये एक उनको सहूलत है और इस सहूलत के तहत गए हैं। कम से कम इन 6 में गोयों से निकल गए हैं।
अगर आखिरी फ़ोन कॉल उनकी तरफ जाती है कि आपके वोट उधर जाएंगे तो फिर वो सुन लेंगे। ये जो आखिरी फ़ोन कॉल करने वाले या फिर स्क्रिप्ट देने वाले हैं, उनके आपको क्या इरादे लग रहे हैं? मेरे ख्याल में वो बहुत परेशान है कि क्या करना चाहिए। जितना ख़राब कर चुके हैं अपोजिशन को वो भी सामने है, जितना इनके ऊपर उन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना सब कुछ, अपनी साख, सब कुछ इनके ऊपर, इनकी वजह से दाव पर लगाई है, तो वो भी इस बात को भी देख रहे हैं कि इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया है। और अपोजिशन के बारे में उनका ख्याल ये है कि जनाब ये जो जब हुकूमत में होते हैं तो खुद सर होते हैं, तो ये बात भी सामने आई है। अब देखना ये है कि इनकी खुद सरी अच्छी है या इनका सबमिशन होना बहुत अच्छा है। तो लगारी साहब, पिछले दिनों तो हम ये भी सुन रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और शहबाज शरीफ सामने आएंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा कि भाई जिन्होंने मेरा नाम लिया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फैसला मियाँ साहब की मशावरत से होगा। यकीनन ये तो हम भी पहले कहते रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, कोई भी वो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेगा। आखिरी फ़ैसला बहरहाल नवाज़ शरीफ को करना है और नवाज़ शरीफ को मजबूत किया गया है। नवाज़ शरीफ के साथ बड़े पैमाने पर मुलाकातें भी हुई हैं। बाद ऐसी मुलाकातें हुई हैं जो लोगों के इल्म में हैं और बहुत सी ऐसी मुलाकातें हुई हैं जो लोगों के इल्म में नहीं हैं, और उनके नताज भी सामने आना बाकी है। हम बहुत सी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, अब देखते ये हैं कि क्या नताज बरामद होते हैं। वैसे लगारी साहब, जिन दिनों मुलाकातें हो रही थी जहांगीर तरीन साहब से भी, तो उन दिनों जो उनकी तरफ से एक ऑफ़र सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि जितने वोट हैं उतनी टिकटें नून लीग की दे दें, तो फिर उसके बाद बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। ये बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं आई थी, ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई थी। कभी भी जहांगीर तरीन ने अपनी तरफ से एक दफ़ा भी ये बात नहीं की है कि हम वो टिकटें मांगना चाहते हैं, कभी भी नहीं कहा उन्होंने। सही। और जहांगीर तरीन जो सीटें जीतते हैं या उनकी जो साथी जीते हैं वो अपने ज़ोर बाजू से या बड़े ज़ोर वालों के ज़ोर बाजू से जीते हैं, तो जाहिर है कि उनको सियासी जमातों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे तवाज़ुन कायम करने वाले हैं, जब उनसे तवाज़ुन का काम लिया जाएगा तो साथ में तवाज़ुन भी होगी और तवाज़ुन भी होगा। तो आपको इस वक्त परेशानी में लग कौन रहा है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की कोशिशें दम तोड़ने लगी हैं, क्योंकि हुकूमती रहनुमा तो कह रहे हैं कि इन्हें लग पता जाएगा, अब बताएं तो पेश कब करनी है, कल पेश करें, इन्हें लग पता जाएगा। और एक तरफ वो कह रहे हैं जी नंबर्स पूरे हैं हमारे। जितना ज़्यादा बहरान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दाखिली सबों में होगा उतना ही ज़्यादा बहरान नज़र आएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब मसला ये है कि वहाँ पर किस तरह के बहरान पैदा हो रहे हैं और कौन से तूफ़ान आ रहे हैं, और तूफ़ान की जो है वो संगीनी किस कदर है, और उसकी जो है वो कहते हैं ना कि रिचर स्केल पर उसकी क्या शरह है ज़लज़ले की। अब हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि ज़लज़ला किस नौइयत का है और उसकी कितनी उसकी ताकत कितनी है और उसका मरकज़ कहाँ पर है, ये इन चीज़ों का हमें नहीं मालूम है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ आगे खुलती चली जाएंगी और हमें भी पता चल जाएगा कि क्या सोचा जा रहा है और किस तरह से सोचा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान तजर्बागार नहीं है। खुदा के वास्ते इस सरजमीन पर रहम किया जाए और जो कोई भी यहाँ पर अपनी एजेंडे को यहाँ पर तकमील करना चाहते हैं वो इस बात पर, इस मुल्क के अवाम पर, इस मुल्क के जोग्राफी पर रहम करें और इसको तजर्बागार ना बनाएं। सही। अच्छा लगारी साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो आएगी किस तरह? क्या इत्तेहादियों को तोड़ा जाएगा? आपको नज़र क्या आ रहा आगे आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है? तहरीक अदम एतमाद आती है उस वक्त जब उनके पास फिगर पूरे होंगे उस वक्त जब देखें कैसे हुआ था पिछले साल। आपके सामने की बात है ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली में जीत गए थे। हम फ़र्ज़ करते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की दोबारा वही पोजीशन है और सामने उनका मुकाबला जो है वो वज़ीर आज़म से है, फ़र्ज़ करते हैं ये। तो यूसुफ रज़ा गिलानी एक दफ़ा इस पूरे हाउस के अंदर इमरान खान की पार्टी को और इत्तेहाद को, तमाम इत्तेहादियों समेत, उस वक्त MKM भी साथ थी और वो मुस्लिम लीग काफ भी साथ थी और पार्टियाँ भी साथ थी जो उनके साथ हैं, उसके बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी सबको हरा कर वो जीत गए थे सेनेट की सीट। मुमकिन ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि कोई थे ना जिन्होंने जाकर इनको वोट दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी को, वो फिर वोट देंगे या कोई और वोट देंगे। तो ये तो वोट हासिल करने का मामला है। वोट कैसे हासिल आपने इस सारे सिनेरियो में परवेज़ खटक साहब की भी बात सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि हम जो पार्टी है वो ना अहल कर देगी तो फिर वोट वो वैसे ही नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए पॉलिसी कुछ ऐसी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए, हम सोए हुए नहीं हैं। एक तो ये कि पार्टी नाअहल किसी को नहीं कर सकती है। पार्टी इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि हमारे 4, 5, 6, 7, 8 लोग जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं रहे तो उनको नाअहल कर दिया जाए। आपकी तादाद वैसे ही कम हो जाएगी, फिर वोट अपने तो यूँ कामयाब हो जाएगी।
अगर PTI अपने लोगों को नाअहल करवा या हुकूमत जो भी कामयाब होता है वो बड़े क्लोज मार्जिन से होगा और एक अजीब सूरत हाल होगी। मैं समझता हूँ कि हारने की सूरत में अगर वो नाकाम होती है तहरीक अदम एतमाद तो फिर अपोजिशन के पल्ले में कख नहीं बचेगा। सही, जो वो उसका मामला फिर साफ गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी सारी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मुत्तहिद हुई है सारे महाज पर, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जरदारी साहब ने भी, आपको पता है, मौलाना साहब से उनकी मुलाकातें, फिर वो इशाइये और ये सारा कुछ, ये क्या खिचड़ी पक रही है? और ये इत्तेहाद आपको नज़र आ रहा है कि आगे भी अपोजिशन का यही चलता रहेगा या फिर ये वक्ती है? नहीं, ये वक्ती है और इलेक्शन सब अपने अपने प्लेटफार्म पर अपने अपने पार्टी टिकट पर लड़ेंगे और उनका इस वक्त जमा होना तो मौजूदा हुकूमत से गुलू खलासी है, हो जाती है तो फाबिहा, और उसके फ़ौरन बाद ये अलग अलग हो जाएंगे और इलेक्शन अलग अलग बुनियादों पर लड़ेंगे। ये देखें, ये किंग्स पार्टी है। किंग्स पार्टी कभी दूसरी बार मुंतखब नहीं होती है, वो क़यामत होगी जब दूसरी बार किंग्स पार्टी आ जाएगी तो फिर मुल्क के बारे में बड़े सवाल निशान पैदा हो जाएंगे, बहुत ख़तरनाक सूरत होगी। वो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि जनाब दूसरी बार किंग्स पार्टी को लाया जाए। किंग्स पार्टी अमूमन गैर मकबूल होती है और उसकी मकबूलियत ये दिखाते हैं कि वो एक जगह से, ये आप समझती हैं कि शौकत अजीज़ यहाँ से 1.5 लाख वोट थरपरका से लेकर कामयाब हुए थे, वो यहाँ से 150 वोट भी नहीं ले सकते हैं। तो जब कामयाब कराने आते हैं तो ऐसे कामयाब कराते हैं, जब नाकाम कराने आते हैं तो कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं। सही। अभी तो खैर बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयानात आ रहे हैं और एक बड़ा मज़े का माहौल बना हुआ है। कहीं कहा जा रहा है कि आप तहरीके अदम एतमाद लाएँ तो ना तो कोरोना होगा और ना कोई फ़ोन आएंगे, तो कोई इस तरह की मदद भी आपकी नहीं होने वाली, तो आपको लग पता जाएगा। खैर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हुकूमत को भी परेशानी है, तभी तो असद कैसर साहब रब्ता कर रहे हैं मोनी सलाई से, फिर जनाब सादिक संदरानी रब्ता कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन से, परवेज़ इलाही साहब से, और सारे सियासी माहौल पर बातचीत चल रही है। तो ये जो हुकूमती सतह से रब्तों की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं तो परेशानी इनको भी है ना कि वो इत्तेहादी छोड़ना जाए। जाहिर है परेशानी है, और बाद में तो ये पता चलेगा कि खुद असद कैसर साहब कहाँ खड़े हुए हैं और सादिक संजरानी साहब कहाँ खड़े होंगे। तो सादिक संजरानी साहब को PTI के तो नहीं हैं, वो भी पार्टी के हैं। कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहाँ खड़ी होगी उसका तो खुद उनको भी नहीं पता है। जब पार्टी फैसला करेगी कि हमने यहाँ जाना है तो फैसला साज उन्हें कहीं और ले जाएंगे, तो बाद में मालूम होगा कि वो तो उनके लिए काम ही नहीं कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा इस सारे मामले पर आपसे ये है कि असेंबलियाँ तोड़ने की प्री नोटिफिकेशन पर साइन कर रखे जा चुके हैं। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा कि फ़ोन आने भी बंद हो गए हैं और इशारे भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर गैर जानिबदार रहे तो ये कामयाब हो ही हो। यकीनन ऐसा है कि ये तो खूंटों पर खड़े हुए हैं ना, ये तो बैसाखियों पर खड़े हुए हैं और शुरू दिन से बैसाखियों पर खड़े हुए हैं। अगर बैसाखियाँ ना होती तो ये पंजाब हुकूमत नहीं बना सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। उस्मान गुज़ार जिस सहूलत से बैठे हुए इस सहूलत से ना बैठे होते, और उनकी कारकर्दगी के बारे में जितने सवालात उठ रहे हैं, अब जाकर तो पूछें डरागादी खान में कितनी चीखें सुनाई दे रही हैं, गली गली में लोग चीख रहे हैं। सही। और किस तरह से लोग जो हैं एक अजियत में, एक तकलीफ में मुब्तला हैं। ये तो बेचारे तहसील ट्राइबल एरिया के नाजिम के ही सीट के वो थे, मुस्तहक थे या बन सकते थे, वैसे उन लोगों के ऊपर ही मुश्किल थी, अजाब था। अब तो पंजाब इतना बड़ा सूबा जो है वो संभाल रहे हैं जिस तरह से, ये तो सब लोग। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं बड़े मियाँ साहब का जो बयानिया है वो हमें कामयाब नज़र आ रहा है इस सारे सिनेरियो में। तो देखते हैं, बड़े मियाँ साहब का बयानिया भी देखते हैं, बड़े मियाँ साहब के बयाने की कामयाबी देखते हैं, लेकिन बड़े मियाँ साहब को ये सब कुछ करने के लिए बहरहाल पाकिस्तान तो आना ही होगा। बिल्कुल। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। लगारी साहब, अब दूसरी जानिब देख रहे हैं हम कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो ये सिंध में आज उसका आगाज़ घोटकी से हो चुका है, और वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ख़ारजा उमूर की टोपी है वो उतार कर रख दी है, और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की टोपी उन्होंने पहन ली, और वो कह रहे हैं कि लड़काना बिलावल में आ रहा हूँ, ख़बरदार हो जाओ, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और सिंध के अवाम को उनको हकूक़ दिलवाएंगे। तो कितनी दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, इसमें कौन सी बात है? उनके लिए लड़काना नया, या लड़काना के लिए वो नए हैं? तो लड़काना पहले आए हैं, घोटकी पहले भी आए हैं, और सखर पहले भी आए हैं, लड़काना पहले भी आए हैं, फिर लड़काना से कहाँ जाएंगे ये रास्ता वो बता देंगे, कहाँ वहाँ से आगे कहाँ जाना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा लगारी साहब, अब ये चल क्या रहा है? अब आप ये देखें कि आज ये कर रहे हैं, कल आपको पता है बिलावल साहब का मार्च शुरू हो रहा है, और मज़ार कायद से शुरू होकर वो जनाब जाएगा आगे इस्लामाबाद तक। ये फैसला करना होगा, तैयारी हो रही है, फैसला होगा इनको कि 8 दिन अगर वो यहाँ पहुँचते हैं, 8 दिन के लिए अपना
शाह महमूद कुरैशी साहब ने छुट्टी ली है और वो यहाँ रैली जो चल रही है उसके साथ रहना है, तो दोनों रैलियाँ आपस में कहाँ टकराएगी? कौन इंडस हाईवे पर होगा, कौन नेशनल हाईवे पर होगा, या दोनों नेशनल हाईवे पर होंगे या दोनों इंडस हाईवे पर होंगे, और दरमियान में क्या होगा ये पता नहीं है कि क्या होगा। बहरहाल ये दिलचस्प, हम देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड है और उसके पास क्राउड होगा, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, किसी एक ज़िले का क्राउड, सिर्फ घोटकी का क्राउड भी इनके सारे क्राउड से बड़ा होगा, सिर्फ शिकारपुर का क्राउड भी इससे इस सारे क्राउड से बड़ा होगा। ये मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। लाड़काना क्राउड इतना बड़ा होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि पीटीआई की रैली कहाँ चली गई, ये तो मालूम है। तो लगारी साहब, इसमें जो आपने जो है हमारे वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब, उनको जो आपने आगे आगे देखा, बाकायदा हेलीकॉप्टर पर आए और वो घोटकी पहुँच कर उन्होंने जिस तरह खिताब किया, लोगों में घुले मिले, ये उनको जो स्पेशली इस टास्क के लिए चुना गया उसको आप किस तरह देख रहे हैं? पहले तो ये बताएं कि जनाब उनके पास हेलीकॉप्टर कहाँ से हो गया? वज़ारत ख़ारजा के पास क्या अपना हेलीकॉप्टर है? क्या वज़ीर ख़ारजा के पास अपना हेलीकॉप्टर है? क्या उन्होंने इसका किराया अदा किया है या इसके बारे में ये सरकारी अपनी स्टेटस को इस्तेमाल किया गया है? इसका बड़ा सवाल होगा। अपना जनाब इमरान खान साहब अब तक हेलीकॉप्टर वाला जवाब नहीं दे सके, इस हेलीकॉप्टर का जवाब भी उन्हें देना होगा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को। बाद में जब कटहरे में जाकर लोग खड़े होते हैं और जब अदालतों में जवाब देना पड़ता है तो फिर बहुत से जवाब देना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए वो ज़माना आ रहा है कि जब इनको जवाब देने पड़ेंगे। ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ये लोग याद रखेंगे किस तरह इस्तेमाल किया गया इसको और क्यों कर इस्तेमाल। तो ये लगारी साहब, उनको जो चूज़ किया गया, जो पहले बातें हो रही थी कि शायद ये सराइकी बेल्ट पर उनके मुरीदैन भी हैं, तो जिसकी वजह से वो जनाब में लोग नहीं रहे हैं भाई। 20 साल पुराना ज़माना नहीं रहा है, 40 साल पुराना ज़माना नहीं रहा है। वो ज़माना लद गया है कि जब अब लोग आकर सजदा रेज़ हो जाते थे, पीरों के सामने जो है झुक जाते थे। उन्होंने नहीं माना। 50 साल पहले, 52 साल पहले लोगों ने कहा कि हमारा सर जो है वो तो साईं का है, पीर का है, और हमारा वोट जो है वो भुट्टो का है। उन्होंने जाकर भुट्टो को वोट दिया था। पूरे पाकिस्तान में यही हुआ था। अभी इनके कौन पीर मुरीदी को पूछता है? कौन से लोग हैं? तालीम इतनी आ गई है, हर जगह पर यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, स्कूल्स खुल गए हैं। पीरों का ज़माना इस तरह से नहीं रहा है जिस तरह से ये समझ रहे हैं कि जनाब ये मखदूम साहब उड़ेंगे और यहाँ पहुँचेंगे तो फतह कर लेंगे। वो रहा ही नहीं है, पहले भी नहीं सिंध में कभी माना है, ना सराइकी बेल्ट ने माना है। इनकी पीर की हैसियत नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर कामयाब होते हैं, पीर के तौर पर तो ये आज भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और इनके किरदार को जानते हैं भाई, एक एक बंदा जानता है, एक शख्स जानता है, मालूम है इनके अपने हल्के में भी मालूम है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान रात में कोई वक्त तो खैर फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि महंगाई के असरात पर अवाम को एतमाद में लेने के लिए खिताब भी करेंगे। फिर आप जानते हैं अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू हुई है, फिर ये मार्च, फिर उनका मार्च। ये क्या इलेक्शन के लिए अब तैयारी पकड़ ली, कमर कस ली गई है? वज़ीर आज़म ने रिलीफ देने के लिए ऐलान किया था, रिलीफ के पैकेज का ऐलान किया था। कहाँ गया वो रिलीफ? वो अभी तक पानी में बह रहा है, कहीं जा रहा है। रिलीफ का पता ही नहीं चल रहा है कि रिलीफ कहाँ है, लोगों को क्या रिलीफ मिला है। इनके दौर में रिलीफ नाम की कोई चीज़ है? पेट्रोल की कीमत, ये अभी इनसे कहें कि अगले 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें वहाँ पहुँचेंगी, लोग बिलबिला उठेंगे। मिट्टी के तेल की कीमत वहाँ पहुँचेगी, लोग रोना शुरू कर देंगे। डीजल की कीमत वहाँ जाएगी, लोगों के हवास खता हो जाएंगे। आपकी गैस महंगी हो जाएगी, आपके जीने का जितना भी असबाब है सब महंगे हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा मुश्किल आ रही है जो अब जिस हम अगले सेगमेंट पर आप बात करेंगी, उसने दुनिया को तब्दील कर देना है। बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मसला बड़ा संगीन मसला है। इससे गरीब ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। रूस और यूक्रेन के खिलाफ ये जो सारा मामला चल रहा है और इसमें अमेरिका का किरदार, इस पर बात हम करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात कुछ हो जाए रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग जो कि अभी जारी है, और इसी मौके पर जब ये मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा था, कुछ कोशिश थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शुरू हो चुकी थी। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे मॉस्को के एयरपोर्ट पर, उनका तैयारा लैंड किया और सदर रूस की ख़ास तौर पर दावत पर वो गए हैं। और 23 साल के बाद कहा जा रहा है कि कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रूस पहुंचा है, वो भी इस तरह की दावत पर। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ, मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। तो लगारी साहब, आप इस दौरे को पहले तो बताएं किस तरह देख रहे हैं, वो भी जो कि इन हालात में हो रहा है। एक बात की तस्हीह कर लें कि ये 23 साल के बाद नहीं है। इससे पहले जरदारी साहब गए थे रूस, इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी गए थे, नवाज शरीफ भी गए थे, मास्को नहीं गए थे, एक और शहर गए थे या उनके बुलाने पे गए थे?
नहीं, दावत पर ही, बगैर दावत के कोई नहीं जाता है। ऐसा है कि मैं तफरीह के लिए मैं जाऊँ, मैं वीज़ा लगवाऊंगा तो मैं तफरीह के लिए जाऊँगा ना। सही। जब कोई सरकारी वो तो जाते हैं, हमारे सरकारी टीवी ने तो फिर ये चलाया कि 23 साल के बाद ये बहरहाल कहानी होती है, जो कहानी डाली जाती है। यूसुफ रज़ा गिलानी खुद मुँह उठाकर पहुँच गए थे, या जरदारी साहब खुद मुँह उठाकर पहुँच गए थे कि जनाब हम आ रहे हैं और हमें हमारा इस्तकबाल कीजिए। खैर इन बातों को छोड़ें। और इस्तकबाल क्या हुआ था? जब भुट्टो साहब कहते थे सदर पटगारनी ने आकर इस्तकबाल किया था, वज़ीर आज़म कोसिगन ने आकर इस्तकबाल किया था, यहाँ नायब वज़ीर ख़ारजा आए थे और आकर उन्होंने इस्तकबाल किया था। इन चीज़ों को छोड़ें, इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। अब आज की डिप्लोमेसी की दुनिया बहुत बदल चुकी है और वो सूरत हाल नहीं रही है जो माजी में होते हैं। वापसी पर पता है आपको, जब गए थे तो ये ऐलान हुआ था कि फ़लाँ माहिदों पर दस्तखत होंगे, फ़लाँ MOU पर दस्तखत होंगे। ना एक माहिदा हुआ, ना एक MOU साइन हुआ है। ये तो है दौरा, गए और वापस आए इसी तरह से, चाय पी अच्छी तरह से, और वहाँ कप चाय का भी पिया। 3 घंटे तवील मुलाकात में मुलाकात भी हुई। मुलाकात में हाल हवालों ने बताया होगा कि मैंने यूक्रेन पर अटैक करने के लिए क्यों सोचा, क्या वजह थी। तो हो सकता है इस पर बात हुई हो, लेकिन ये कि और हो सकता है कि बायलैटरल मसाइल पर भी बात हुई हो, लेकिन माहिदा कोई नहीं हुआ है और ना ही कोई इस तरह का MOU साइन हुआ है। तो हमें ये बात सोचनी है और हमें इस बात को समझना भी है। लेकिन मैं फिर भी इस दौरे को अच्छा समझता हूँ। खुदा का शुक्र है कि वो उस वक्त अपना मास्को में मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा है रूस की, और जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ा ये तारीख़ी दौरा इसको कहा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बायलैटरल मामलात जिन पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी थी, वो हुई है। एक नए बाब का लगारी साहब कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये हुआ है। पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि हमने किसी की तरफ झुकाव नहीं किया है। हमने जाकर उनकी जंग की तारीफ़ भी नहीं की कि आपने अच्छा किया यूक्रेन पर हमला कर दिया, और हमने उसकी मुखालफत भी नहीं की। एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहां हम ना उनके साथ हैं ना उनके साथ हैं। असल मसला ये है कि अमेरिका जंग क्यों हुई और ये रशिया ने क्यों यूक्रेन पर हमला किया है। उसका सबब ये है कि नेटो के साथ वो नेटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, और वो किसी सूरत में रूस नहीं चाहता है कि उसकी सरहद पर जो है नेटो की फोर्सेस आकर बैठ जाएँ, वो नहीं चाहता है ये बात। और इसीलिए जो है वो पहले जो उनका माहिदा चल रहा था, जो जब ये सोवियत यूनियन था और जब ये कम्युनिस्ट रजीम हुआ करती थी, तो उनकी एक अलग इत्तेहाद था, जो जंगी इत्तेहाद था वो कम्युनिस्ट ममालिक का था। अब ये एक ही जंगी इत्तेहाद रह गया है जो नेटो फोर्सेस हैं, जो अमेरिका भी है और सारा यूरोप के ममालिक भी हैं, और वो नहीं चाहता है कि सारी की सारी फ़ौज आकर मेरे सरहद पर, मेरे दरवाजे पर आकर बैठ जाए यूक्रेन पर। तो इसलिए उसने यूक्रेन पर अटैक किया कि नहीं, अमेरिका को चाहिए वो ऐलान कर दे कि भाई हम इसको नेटो में नहीं शामिल कर रहे हैं और नेटो का हिस्सा नहीं बना रहे हैं, तो ठीक है सब कुछ चलता रहेगा। तो ये अमेरिका जो है बतौर सिविल सुपर पावर, मैं ये आपके सामने एक पेशीन गोई की बात कर रहा हूँ कि बतौर सुपर पावर वो ज़वाल पजीर है, और उस ज़वाल पजीर होने की वजह से बहुत तेज़ी से उसकी मैशत जो है वो एक ऐसी खाई की तरफ जा रही है जहाँ से उठना बहुत मुश्किल है। वो अपने शहरियों को सहूलतें नहीं दे पा रहा है, वो हेल्थ केयर नहीं कर पा रहा है, वो बहुत सी सहूलतें जो दिया करता था वो नहीं दे पा रहा है। अब लोगों से तमाम सहूलतें छीन ली गई हैं। अमेरिका में भी गुर्बत है, अमेरिका में भी बदहाली है, अमेरिका में भी बेरोज़गारी है। अब ये सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका ऐसी ज़िम्मेदार सुपर पावर के तौर पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। जो ताज़ा हालात पैदा हो रहे हैं वो उसकी हैसियत को चैलेंज करते हैं। अब देखते हैं ये है कि रूस क्या करता है। रूस की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसकी सरहदों पर नेटो फोर्सेस ना आएँ, तो अमेरिका को ऐलान कर देना चाहिए कि नेटो फोर्सेस नहीं जाएंगी और हम यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे। तो लगारी साहब, इस वक्त आप जो सिचुएशन है, एक तो आपने देखा यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया है कि इस जंग से पहले 27 ममालिक हमसे रवाबित में थे, लेकिन अब हम तनहा खड़े हैं। फिर उन्होंने साफ मना कर दिया है। अमेरिका ने बाहिफाजत इनखला का उनको ये ऑफ़र किया है कि आप लोगों को बाहिफाजत यहाँ से निकाल लेते हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी रियासत का दिफा करेंगे, हम नहीं निकलेंगे और अपने जोरे बाजू पर करेंगे। तो ये कौन सा तरीका है? यानी आखिर वक्त में क्या हुआ था, वियतनाम में अमेरिका साथ देता रहा, जनूबी वियतनाम की फ़ौजें लड़ती रहीं, आखिर में उसके सदर को कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हें हम खैर मकदम करते हैं। वो जो लोग अमेरिका की वजह से अपने भाइयों से लड़ रहे थे, उनके यहाँ उनका कुश्त खून चल रहा था, उनको छोड़कर तुम अकेले अपनी जान बचा कर आ जाओ। अभी यूक्रेन के सदर कह रहे हैं यार आओ तुम अपनी फैमिली को लेकर आए, तुम्हें जान बचा कर हम ले जाते हैं, तुम्हें मौका देते हैं। तो इसका क्या सूरत हाल है भाई? आप ऐलान करो, हम अपने इंटरेस्ट दस्तबरदार होते हैं, हम नहीं नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं यूक्रेन को। अमेरिका को ये ऐलान करना चाहिए। बहरहाल 27 ममालिक यूरोप के सारे साथ थे उसके, और उसके साथ तालियां बजा रहे थे कि यूक्रेन हमारे साथ आ रहा है।
अब वो तालियां बजाने का मरहला ख़त्म हो गया है, अब उन्होंने इसको तनहा छोड़ दिया है। जो जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया था तो क्या तनहा नहीं छोड़कर चला गया था? वहाँ के लोगों को, वहाँ के अवाम को, अभी रूसी जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से गई हैं तो उनको पता नहीं था कि इक़्तिदार जो है वो तालिबान के पास चला जाएगा। और वो जो उन्होंने इतने अरसे में लोगों पर सरमायाकारी की 20 साल तक लोगों को पालते रहे, बड़ा करते रहे, उनको तो नहीं देखा उन्होंने कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। छोड़ दिया अमेरिका ने। जो अमेरिका के साथ दे वो ये समझ ले कि अमेरिका आखिर में इस तरह से छोड़कर चला जाता है, हमारे पास क्या बचेगा? यही हुआ हमारे सामने। अब इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की पॉलिसी है आपको आप किस तरह देख रहे हैं? वज़ीर आज़म तो बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई जंग किसी मसले का हल नहीं है, बैठकर बात की जाए, और यही कहा जा रहा है कि भी बैलेंस अप्रोच है। यही बात है ना, उसने भी तो यही किया। उसने यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ पुतिन के साथ, लेकिन नेटो को जहन से निकाल के उन्होंने कहा कि फिर बात हो सकती है। हाँ, वो ये कह रहे हैं आखिर इनको नेटो को जहन से निकालना होगा और फिर जाकर डायलॉग करने होंगे। सही, चले खैर इस पर मजीद भी बात करते हैं कि आज़म इमरान खान ने जंग अजीम दोइम के जो फौजी थे उनकी वहाँ पर यादगार पर फूल भी चढ़ाए और उनका दौरा ओवरऑल कैसा रहा है, इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, अब इस सारे मामले पर रूस और यूक्रेन वाले मामले पर पाकिस्तान ने तो अमेरिका को साफ जवाब दे दिया है, तो लगारी साहब आपको लगता है कि इससे कोई तासुर गया, नाराज़गी का भी कुछ ऐसा हो सकता है? क्या साफ जवाब दे दिया? पाकिस्तान ने अमेरिका को कौन सी नाराज़ करने की कोशिश की है? क्या अमेरिका ने ऐसा भेजा था लेटर कि जनाब आप ना जाएँ रूस, बहुत बुरा वक्त है? नहीं कहा था। हम गए, हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारे वज़ीर आज़म गए, आज़ाद मुल्क के आज़ाद वज़ीर आज़म हैं, उनका जाना कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश करने गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर अमेरिका जहाँ पर भी हो जब वो अपने साथ किसी को मिलाता है तो ना जाते हुए पूछता है ना आते हुए पूछता है। तो अमेरिका की तो अपनी मर्ज़ी है। ये एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद वज़ीर आज़म आज़ादाना तौर पर गए हैं और ठीक है, उन्होंने दौरा किया और वापस आ गए ना। हमने अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं की, ना हमारे वज़ीर आज़म ने किसी साजिश का हिस्सा बनने का कोई इरादा जाहिर किया। जब ऐसी बात नहीं है तो फिर इसको हम मसला क्यों समझें? मसला है ही नहीं। सही, चले अगर मसला ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और बात अब काफ़ी ये सेंसिटिव सा मामला जिस पर मैं करना चाह रही हूँ। पंजाब में 3 साल में क़त्ल करने के 25,000 वाक़यात हुए हैं और 3 साल के दौरान सिर्फ 8 मुकदमा 40,000 वाक़यात हुए। अच्छा। 5,000 ख़वातीन जो है उनकी बरामदगी हो सकी है और बाकी 35,000 ख़वातीन के बारे में पता नहीं चल सका है कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं। और उनके अगवा के बाद पुलिस ने ना इंटरोगेशन की, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना उन्हें तलाश किया। और पुलिस की जिम्मेदारी भी नहीं है। पंजाब पुलिस कहाँ ऐसा काम करती है? आप पकड़ कर उनको लाकर बताएंगे जनाब ये मुलज़म भी हमने पकड़ लिया है और बच्ची भी हमारी आ गई है, तो वह फिर अपना कारनामा बनाकर एक स्टोरी बनाकर पेश कर देंगे कि जनाब पुलिस ने बड़ी भागदौड़ के बाद इस लड़की को बरामद किया है। 35,000 लड़कियाँ पंजाब में गुम हैं। पंजाब पुलिस इसका जवाब दे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इसका जवाब दें कि 35,000 लड़कियां, औरतें कहाँ हैं जिनको घरों से उठा लिया गया है, जिनको अगवा कर लिया गया है और किस मकसद के लिए। ज़ाहिर है लड़कियों की तौहीन होती है, बेहुरमती होती है, बेइज्जती होती है, ज़्यादती होती है, इसलिए अगवा किया जाता है और उनको अपने पास रखा हुआ है। ये पिछले 3 साल के 4 साल के वाक़यात हैं। इस पूरे 3 साढ़े 3 साल के अरसे में इतनी अगवा हुई हैं, तो वो लड़कियाँ कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है, इसका पता चलाना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का, वहाँ के IG का, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी का, उन लोगों का काम है कि इसका पता चलाएं। और लोग परेशान हैं तो उनकी परेशानी का हल तलाश करें। तो लगारी साहब, ये जाहिर सी बात है मुकदमात भी दर्ज होते होंगे, कुछ मामला अदालतों में भी जाते होंगे, तो फिर ये क्या केस की फाइल्स क्या बस बंद अलमारियों में पड़ी है? बंद अलमारियों में डाल देते हैं इसलिए कि उनके पास वो लड़कियों की बरामदगी नहीं होती है और लड़कियां घरों से उठा ली जाती हैं, अगवा कर ली जाती हैं, बहला फुसला कर ली जाती हैं, ले जाई जाती हैं और मकसद एक होता है कि उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। और इस तरह से होता है। ये सोसाइटी है, ये हम एक गुलामाना सोसाइटी में रहती हैं जहाँ इंसान को गुलाम समझा जाता है, जहाँ औरत को कमोडिटी समझा जाता है, उसको इंटिटी नहीं समझा जाता, उसको फ़र्द नहीं समझा जाता, उसको शख्स नहीं समझा जाता, उसको इंसान नहीं समझा जाता है, उसको एक काबिल ख़रीद और काबिल फ़रोख्त एक कोई चीज़ समझी जाता है, कोई कमोडिटी समझी जाती है जिसको ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, इसीलिए उसको उठाया जा सकता है, चोरी किया जाता है। ये औरतें चोरी हो जाती हैं भाई, ये कोई तरीका है? ये मुल्क है, हम इस तरह इस सोसाइटी में रहते हैं। यह है सोसाइटी जहाँ औरतें चोरी हो जाती हैं और 35,000 औरतें चोरी हो जाती हैं।
आप हिसाब तो लगाएं कितने बैल चोरी हुए, कितनी गाय चोरी हुई, कितनी भैंसें चोरी हुई, इतनी हुई होंगी और औरतें भी चोरी कर ली गई और अब तक किसी का पता ही नहीं चल रहा है। क्या ये दौर है, किस हुकूमत में, किस राज में रह रहे हैं हम लोग? बड़े अफसोस की बात है। अब इसमें पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस की, कि वो कोई सुराग नहीं लगा पाती, कोई प्रेशर भी नहीं होता। लगारी साहब नहीं होता है उनके ऊपर, वो किसी का प्रेशर क्यों लेंगे? आप चले जाएं किसी थाने के अंदर, आपने जायज़ शिकायत दर्ज करानी या नहीं दर्ज होगी, आपने जायज़ FIR दर्ज करानी या नहीं होगी। पंजाब पुलिस खुद मुख्तार है, हर थाने का बादशाह वो SHO है जो उसका बादशाह है, बस उसका एक काम है कि ऊपर वालों को हिस्सा पहुँचाए, सही, उसका और कोई काम नहीं होता है। सही। चलिए लगारी साहब, उनके चूँकि हमारे पास टाइम अब काफ़ी कम रह गया है और अब PSL अपने आखिरी मराहिल में और मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में से कोई एक अभी ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा और लाहौर पहली बार है कि जनाब हमें फ़ाइनल में नज़र आएगा। तो हम तो राना फवाद साहब की शक्ल देख के ही परेशान रहते थे स्टेडियम में, लेकिन अब उन्हें अल्लाह अल्लाह करके मौका मिला। बड़ा एक ज़बरदस्त प्ले कार्ड था स्टेडियम में जो काफ़ी वो तवज्जो का मरकज़ बना कि या अल्लाह या सब्र दे दे या लाहौर कलंदर्स को फाइनल में पहुँचने का मौका दे दे। तो आपकी टीम इनमें से कौन सी फेवरेट है? नहीं, मैं तो जाहिर है कि पसमानदा आदमी हो, पसमानदा इलाके को बेचारे को किसी जगह पर फांसी का मौका नहीं देते हैं। अच्छा। ना उनको सुबह देते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं, ना उनकी ज़ुबान रिकगनाइज़ करते हैं, ना उनको प्रमोशन करते हैं। एक चीज़ ये आती है यार, ये इस खेल में ही चलो हमें कोई थोड़ा सा खुशी हो जाती है कि जी मुल्तान सुल्तान के नाम से एक टीम है मुकाबले में उसको, और अगर लाहौर से जीतती है, वो किसी भी पेशावर से हार जाती कोई मसला नहीं था, कोयटा से अपना कोयटा ग्लैडिएटर से हार जाती कोई मसला नहीं था। मुल्तान सुल्तान पहले जीत भी चुकी है एक दफ़ा। हाँ, वो जीत चुकी है, टाइटल का दिफा करेगी। लोग चाहते हैं या तो सुबह बनाओ या फिर मैच जीत लो, एक काम करो। सही। तो खैर आपने ओवरऑल इस इवेंट को किस तरह देखा लगारी साहब? मुझे अच्छा लगा है, ऐसा नहीं है, लाहौर कलंदर के साथ भी हमारी हमदर्दियाँ हैं, वो भी खिलाड़ी हैं, वो भी खेल रहे हैं, उनको भी खेलना चाहिए, उनके भी मौका होना चाहिए। और अगर वो जीते तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उदास हो जाऊँगा या गमज़दा हो जाऊँगा, तो लाहौर कलंदर भी जीत सकती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जीतने से होगा ये कि बेचारे बहुत पसमानदा और बहुत ही पीछे पड़े हुए जो छोड़ दिए गए हैं, जिनको पूछा नहीं जाता है, वो लोग खुश हो जाएंगे यार। चले अल्लाह करे कि अब जो टीम फॉर्म करे भाई, हम तो यही कहेंगे कि वो कामयाब हो, ट्रॉफी अपने घर लेकर जाए, भले मुल्तान हो भले लाहौर हो। दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने मेहनत की है तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं, सब टीमों को पछाड़ के। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और लगारी साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।